हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और हम करने वाले हैं उसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है कि अब हमारे एग्जाम में एमसीक्यू की भरमार आती है। और देखो, एमसीक्यू में स्कोर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ईजिली आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे? देखो, जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं ना, जिस भी चैप्टर के एमसीक्यू आ रहे हैं, उन चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो। हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आए, कोई एमसीक्यू आए और आप छोड़ के आ जाओ, आप गलत करके आ जाओ, हो ही नहीं सकता। ठीक है। और बट एक छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो जो एमसीक्यू होने चाहिए वो हर टाइप के होने चाहिए। मतलब नॉर्मल एमसीक्यू तो होने चाहिए, बट उसमें अजर्शन और रीज़न, मैक्सिमम बच्चों को तो शायद ये भी ना पता हो अजर्शन और रीज़न क्या होते हैं। अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं, होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं डालता हूँ कम्युनिटी टैब पे अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन, तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम का मतलब है 70 to 80% बच्चे गलत करते हैं अजर्शन और रीज़न। ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं कि मैंने इसमें अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। देखो, अजर्शन और रीज़न पता है गलत क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करे होते, क्योंकि उनको मिलते नहीं कहीं से। तो इसलिए मैंने इसके अंदर अजर्शन और रीज़न भी इंक्लूड किया है। मेरा बस यही मोटिव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, मेन पॉइंट स्टडी 10th करके, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो भी एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन भी मैं पूछते रहता हूँ, टेस्ट वगैरह होगा तो भी वहीं पर होगा, बातचीत करते रहते हैं। 4000 बच्चे होने वाले हैं वहाँ पर, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो थोड़ा बहुत अर्न भी करना चाहते हैं। ठीक है। जिनको पेरेंट्स से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता, सैम्पल पेपर वगैरह के लिए। ठीक है। तो वो कमेंट करते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने चैनल बनाया है। और अगर आपको पेरेंट्स से पैसे मांगने मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई बात नहीं। बट देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी एज में कोई अर्न नहीं कर रहा। ठीक है। मेरे से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं आपकी एज वाले बच्चे। ठीक है। तो पैसे का एज से कोई लेना देना नहीं होता, पहली बात। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हो ना, तब भी आपको कहीं ना कहीं अपनी कोचिंग के लिए सारी के सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और बार बार पेरेंट्स को ऐसे करना ज़्यादा सही नहीं रहता। तो इसलिए खुद भी आप इंडिपेंडेंट बनोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो उन्हीं के लिए चैनल बनाया है। और मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो ऐसे 1-2 मिनट की नहीं डालता, मतलब ऐसे नहीं करता ये प्लेटफॉर्म में जाकर अर्न कर लो। मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक्सपैंड करके एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है। जिससे आप अर्न कर सको बेसिकली। ओके। क्योंकि मेरे को पता है बच्चों को टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता, तो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हूँ मैं। कुछ वीडियो मैंने बनाई है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ फ्रॉम इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO। मैंने जोमेटो के IPO से 9000 रुपीज़ कैसे अर्न किए 1 घंटे के अंदर। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको जोमेटो से कुछ लेना देना होगा, आप डिलीवरी वगैरह करते होगे या सप्लायर वगैरह ऐसे। मेरा जोमेटो से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने आज तक जोमेटो की ऐप का यूज़ नहीं किया, मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप तक नहीं है। ठीक है। बट फिर भी मैंने जोमेटो से 9000 रुपीज़ अर्न किए 1 घंटे से कम के टाइम में। इसमें 1 घंटा लिखा है, बट 1 घंटे से कम के टाइम में अर्न किया था। 9000 से थोड़े ज़्यादा ही अर्न किया। कैसे किए वो आपको पता चल जाएगा, मेन पॉइंट टेक पे आप जा सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है। और साथ ही में मैंने ये बताया कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम यूट्यूब पे वीडियो तो डालना चाहते हैं बट अपना फेस शो नहीं करना चाहते। तो एनिमेशन वीडियो सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपको फेस भी नहीं दिखाना पड़ता और बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बनती है। कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए मैंने फ़ोन से बताया है। लैपटॉप से भी आप कैसे एनिमेशन वीडियो बना सकते हो उसकी भी अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है। और मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, जो कि यूट्यूब से नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यूट्यूब से थी, बट मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब से नहीं थी, उसके बारे में बताया। और आप उससे कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में बताया। ओके। और मेन पॉइंट टेक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। ठीक है। देखो, आप किसी भी मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट एक चीज़ आपको आनी चाहिए, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और आप भी अपनी वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करना, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो वेबसाइट, और मेरे को लिंक ज़रूर भेजना। ठीक है। और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और अपलोड करूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आप अपने नोट्स से कैसे अर्न कर सकते हो। बेचने की बात नहीं कर रहा, मैंने आज तक अपने नोट्स सेल नहीं किए। मैंने ये नहीं बोला किसी को कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ आप मेरे को पैसे दो, ऐसे मैंने कभी नहीं किया। बट हाँ, मैंने अपने नोट से अर्न ज़रूर किया है। कैसे किया है वो आपको पता चल जाएगा। मैं मेन पॉइंट टेक पे वीडियो डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मेरे से शिकायत करते हैं सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। ठीक है।
ओके अभी 4700 सब्सक्राइबर है, तो 5000 होते ही मैं वीडियो डाल दूंगा। ओके चलो जी शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ओके और इसको ना एज अ टेस्ट लेना। देखो मेन मोटिव तो हमारा यही है कि हमें ये पता करना है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन बोलूँगा और खुद आंसर करने का ट्राई करना। ओके चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ NSSO, डेटा वगैरह कलेक्ट करने का काम होता है NSSO का। तो NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योर सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्वे सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन, नेशन सर्वे सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन। तो मैं बता दूं NSSO की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन पता है मैंने कहाँ से लिया? देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन मैंने, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिया, मतलब बुक की एक एक लाइन कवर करवाई है। यहाँ लिखा है ना चैप्टर 2, ठीक है, फॉर द नोट्स फॉर द टीचर, बट फिर भी मैंने इससे क्वेश्चन बनाया कि आ तो कहीं से भी सकता है ना, वो तो बोल देंगे कि बुक के अंदर से है। तो इसलिए ये देखो NSSO, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSSO की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि NSSO का अब नेम जो है वो चेंज हो चुका है। पहले उसका नेम NSSO था बट अब उसका नाम NSO हो गया है। तो NSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल और ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऊपर वाला ऑर्गन था, या D नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गन। तो मैं आपको बता दूं कि NSO की फुल फॉर्म जो है, जो नेम चेंज हो चुका वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इसका आंसर है जी C। ओके और जो हमारा NSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो किस ऑर्गन के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामर इम्प्लीमेंटेशन, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके चलो जी अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश कवर एक्टिविटी in which the natural product are changed into other form through the way of manufacturing that we associated with industrial activity। यानी जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हमारी होती है, मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ये है कि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब वो एसोसिएट किया जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। तो वो किसके अंडर आता है? सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, या हमारे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के अंदर आता है। तो मैं आपको बता दूं जहां भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखा हो ना, आप समझ जाना इसका आंसर सेकेंडरी सेक्टर ही होगा। तो इसका आंसर है B, लिखा है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग कॉटन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सर्विस सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का? तो जो हमारा ग्रोइंग कॉटन है ना इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो हमारा ग्रोइंग कॉटन होता है वो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ओके जिसमें भी हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है। देखो हम ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, नेचर का यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं जो कि नेचर की देन है ना, तो उस पर कॉटन उगा रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेकिंग हाउस इज़ द एग्जांपल ऑफ। जब भी मेकिंग लिखा हो ना तो आप समझ जाना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, या अब देखो मेकिंग हाउस है तो हम क्या नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जो सीमेंट वगैरह होता है वो तो इंडस्ट्री में बनता है, तो आप समझ जाना कि इसका आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारी डेयरी वगैरह, फिशिंग वगैरह या फॉरेस्ट्री वगैरह होती है वो किसका एग्जांपल है? सर्विस सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का? तो डेयरी वगैरह, दूध वगैरह यानी गाय वगैरह, तो गाय वगैरह या कैटल वगैरह का जो यूज़ किया जाता है तो वो क्या है? वो एक नेचर की देन है, नेचुरल रिसोर्स है। तो जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए तो आपको पता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो इसका आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, ये बात आपको पता है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं सिर्फ, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ। जब हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो किस एक्टिविटी के अंदर आता है? सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो आपको पता है नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आएगा। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के साथ अगर बात करें स्टोरेज की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, ट्रेड की, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो
कौन से सेक्टर का एग्जांपल है, तो मैं बता दूं ये जो है वो हमारा टर्जरी सेक्टर का एग्जांपल है। टर्जरी सेक्टर का क्या मतलब होता है, टर्जरी सेक्टर में बेसिकली किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, बस सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया ना, टर्जरी सेक्टर है। और हमारा जो टर्जरी सेक्टर है उसको और क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैं आपको बता चुका हूँ टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, इमेजिन व्हाट वुड इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल हैव टू शट डाउन। मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है कि मान लो कि एक शुगर की फैक्ट्री है, ठीक है, बट उस शुगर मिल को जो हमारा फार्मर है वो शुगर देने से मना कर देता है, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये क्या बताता है कि टर्जरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, टर्जरी सेक्टर डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, नन ऑफ दीज। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। देखो देखो, शुगर मिल जो किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। गन्ना किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो अगर गन्ना नहीं मिला शुगर फैक्ट्री को या शुगर मिल को, तो वो बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा गन्ने की मिल है, सॉरी शुगर मिल है या शुगर की फैक्ट्री है, जो भी आप कहना चाहो, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, फार्मर, जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर, यही दिखाता है वो। तो यही है, इसका आंसर होगा सी। ये हो गया ना केस स्टडी वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वुड हाँ, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टीवेशन इफ द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल द कॉटन दे नीड टू फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कोई कॉटन की कंपनी है, वो ये डिसाइड करती है कि हम जितना भी कॉटन है ना, वो क्या करेंगे, कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन हम खरीदते हैं वो अब इंडिया की मार्केट से नहीं खरीदेंगे या इंडियन फार्मर से नहीं खरीदेंगे, वो किसी और से खरीदेंगे, दूसरी कंट्री से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कल्टीवेशन होगा कॉटन का वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, फार्मर जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, और जो है वो अदर क्रॉप पे दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू द अदर क्रॉप, और क्रॉप जो कॉटन है उसका प्राइस भी गिर जाएगा। तो ये क्या शो करता है, देखो मैं आपको पहले वैसे ही समझा देता हूँ ऑप्शन पे जाने से पहले। जो हमारी कॉटन का कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो किस में आता है, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ओके, और वो अगर कॉटन ना खरीदे हमारे इंडियन फार्मर से, तो जो इंडियन फार्मर है, इंडियन फार्मर का जो कॉटन है वो किस में आता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर वो ना खरीदे, वो किसी बाहर से खरीदे, तो फिर दिक्कत आएगी नहीं आएगी हमारे इंडियन फार्मर को, जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारे फार्मर है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर में। हमारे फार्मर को कॉटन बेचने के लिए जो हमारी कपड़ों की फैक्ट्री होती है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, कॉटन फैक्ट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। समझ आया ना केस स्टडी वाला क्वेश्चन, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फार्मर बाय मैनी फार्मर बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, ठीक है, पंप सेट मतलब वही जो क्या कहते हैं उसको, पानी को निकालने के लिए वो जो होता है ना, मोटर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, मतलब जो फार्मर होता है वो बाय करता है ये सारी की सारी चीज़ें। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र, पाम सेट गो अप, मतलब इन सारी की सारी चीज़ों का प्राइस अगर ऊपर चला जाए तो जो खेती है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही में जो फार्मर है उसका प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर पे, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह जो बनाने का काम होता है, ठीक है, जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाने का काम होता है तो फैक्ट्री का होता है ना। तो अगर ये फैक्ट्री जो है अपने चीज़ों का दाम बढ़ा देगी तो फार्मर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो प्राइमरी सेक्टर पे आता है, यानी फार्मर भी कहीं ना कहीं डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मेरे को पता है बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को बहुत टफ लग रहे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो पॉज करके बैक करके दोबारा देखना अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको चाहिए खाना। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह एटसेट्रा फ्रॉम द रूरल एरियाज। फूड बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज वेयर एज द फार्मर विल अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है
कि फूड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमारे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं, अगर वो सब्ज़ी वगैरह खेतों से हमारे अर्बन एरियाज़ में लाने से मना कर देते हैं तो फार्मर का भी नुकसान है ना। फार्मर का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, फार्मर की फसल नहीं बिक पाएगी, है ना। अर्बन एरियाज़ में तो खाने की कमी पड़ेगी, बट फार्मर को भी तो पड़ेगी, फार्मर की फसल बिकेगी नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ट्रांसपोर्ट किस में आता है, ट्रांसपोर्ट आता है टर्जरी सेक्टर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फार्मर कहीं ना कहीं टर्जरी सेक्टर पे, ट्रांसपोर्टर पे भी डिपेंड है। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन टर्जरी सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर भी इसमें, सेकेंडरी सेक्टर नहीं आना चाहिए था, इसमें टर्जरी सेक्टर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेक्टर नहीं आना, सेकेंडरी सेक्टर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो हमारा किस में आता है, टर्जरी सेक्टर में आता है। ठीक है, अच्छा इस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में और ए वाले ऑप्शन में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्रांसपोर्टर डिपेंडेंट नहीं है अभी फार्मर पे, फार्मर डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टर पे कि जी आएगा, हमारी फसल लेके जाएगा, बिकेगी, पैसे मिलेंगे, ये समझ रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर नीड फूड, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया शायद। ओके, बट आपको आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया हो कि जो प्राइमरी जो हमारा वो है वो डिपेंडेंट है किस पे, टर्जरी सेक्टर पे। सेम ही क्वेश्चन है ना, हाँ जी सेम ही क्वेश्चन है। तो आपको समझ आ गया कि जो हमारा प्राइमरी जो पे काम करने वाला जो हमारा फार्मर है वो डिपेंडेंट है टर्जरी सेक्टर पे। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। टर्जरी सेक्टर की भी बात करें तो इसका मतलब आपको ये भी आ सकता है कि तीनों के तीनों जो सेक्टर है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लावर कल्टीवेशन जो होता है, फ्लावर कल्टीवेटर जो फ्लावर वगैरह उगाए जाते हैं तो वो किस में आता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। अच्छा, पॉटर, अच्छा जो पॉटरी वगैरह बनाते हैं, जो मटका वगैरह बनाते हैं वो किस में आता है, वो आपका सर्विस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। देखो बात ऐसी है, वो एक जो बनाता है मटके वगैरह बनाता है, अगर वो एक दो मटके बनाता है, ठीक है, वो अगर किसी फैक्ट्री में जाके मटके नहीं बनाता तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगर वो फैक्ट्री में जाकर मटके बनाता है तो फिर तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। बट अगर वो क्या कर रहा है, मिट्टी वगैरह का, नेचर वगैरह का यूज़ करके मटके वगैरह बना रहा है डायरेक्टली, और वो फैक्ट्री में नहीं बना रहा, तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर तो आपको पता है, कॉल सेंटर वाले खुद कुछ चीज़ें बनाते नहीं है, वो तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो वो आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जी मिल्क वेंडर होता है, जो मिल्क बेचने वाला होता है, ठीक है, वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर में, किस में आता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिल्क वेंडर है, ये मिल्क बेच रहा है, ये दूध निकाल नहीं रहा, बेचना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, मान लो मैं दूध निकालता हूँ, बट मैं ना दूध किसी और को दे देता हूँ, वो बेच के आता है, तो वो बेचने वाला थोड़ी ना आएगा, वो दूध थोड़ा ना निकालता है, वो थोड़ी ना आएगा प्राइमरी सेक्टर में, वो तो आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, वो तो आपके घर पे दूध पहुँचा रहा है। ठीक है, समझ आ गया, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में आएगा वो। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट है टेलर, टेलर किस में आता है, टेलर आपका जो सर्विस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। देखो आप टेलर के पास गए, आपने उसको कपड़ा दिया, आपने बोला इसकी शर्ट बना दो, उसने आपको शर्ट बना के दे दिया, तो उसने क्या खुद से कुछ चीज़ बनाई, मतलब खुद से, कपड़ा तो वही था ना, उसने तो उसको सिलाया, तो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी है सिर्फ, तो इसका मतलब है वो किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा जी ए, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर वन प्रिकॉशन हैज़ टू बी taken when we calculate the GDP. Not every good and services that is produced and sold need to be counted. It makes sense only include the dash. जब हम GDP निकालते हैं ना, GDP आपको पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जब हम GDP निकालते हैं तो GDP निकालते वक्त हम हर प्रोडक्ट को, हर गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे गन्ना है, गन्ना फैक्ट्री में गया,
तो वो क्या हुआ कि उससे चीनी बनी, चीनी लोगों के पास गई। तो ऐसे नहीं कि गन्ने का भी कॉस्ट ऐड करते हैं जीडीपी में, हम शुगर में जो फैक्ट्री में शुगर बनी उसको भी ऐड करते हैं, नहीं, जो डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए गई ना, उस वैल्यू को हम क्या ऐड करते हैं, यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही ऐड किया जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ सेक्टर फॉर द ईयर इज कॉल्ड। मैंने आपको बता ही दिया था, ऊपर मैंने बात करी थी कि हर सेक्टर की एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ हर सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको जब ऐड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी, या ये लिखा जीडीपी, तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक पैकेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी बी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो आज डेवलप कंट्री है ना, वो एक टाइम पे इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे जब थी ना, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी थी वो कौन से सेक्टर की एक्टिविटी थी, सर्विस सेक्टर, हमारा सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, या इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका आंसर है जी प्राइमरी सेक्टर। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन दोबारा से क्या है। देखो, जो भी कंट्री आज डेवलप्ड है ना, एक टाइम पे जो भी मान लो चाहे सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो या टर्जरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो, तो एक टाइम था जब वो कंट्री भी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। यानी हर कंट्री जो है वो पहले प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होती है, बाद में फिर डेवलप करती है तो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पे डिपेंड होती है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। मेरे को थोड़ा सा जुकाम वगैरह है तो ये बात आवाज़ बीच बीच में आपको सुनने के लिए मिल सकती है, समझ लो। चलो, ये एक ग्राफ वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 टू 74। 73 और 74 के टाइम की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से सेक्टर पे हो रहा है, टर्जरी पे, सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे, इंडस्ट्रियल पे। तो शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। चलो, अब आपको दिख रहा है। अब आप देखोगे ना तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो आपका ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा और जूम करोगे तो ग्रीन में दिखेगा, बुक के अंदर भी दे रखा है। तो यानी जो अगर 1973 और 74 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर सबसे बड़ा था। ओके, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है 2013 और 14 की बात करी जाए तो 2013 और 14 में सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसका है। अगर 2013 और 14 की बात की जाए तो सबसे बड़ा शेयर किसका है, हमारे टर्जरी सेक्टर का, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें हमारे किसका, एग्रीकल्चर शेयर का, और इसमें हमारा ग्रीन से जो है वो टर्जरी सेक्टर का शेयर सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर होगा टर्जरी सेक्टर यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट इन दी 40 ईयर्स। तो आपको साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर इंक्रीज़ हुआ है, ग्रीन देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा टर्जरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न ऑफ राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जरी सेक्टर। ये मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, मैं हर एक पॉइंट को लाइन लाइन पढ़ूंगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे अच्छा पहले समझा देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइजिंग जो मतलब जो हमारा टर्जरी सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हुआ है। आपको पता है इंडिया में जो टर्जरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, तो उसके क्या क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने एजुकेशन पे, इंडियन गवर्नमेंट अपने एजुकेशन पे, टेलीग्राम पे, पुलिस स्टेशन, इन सारी की सारी चीज़ों, जो एक तरह से सर्विस सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है, उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है और इसकी वजह से टर्जरी सेक्टर इंप्रूव भी हो रहा है, ठीक है। क्या ये रीज़न है टर्जरी सेक्टर के इंप्रूव होने का? बिल्कुल ये रीज़न है, बट इसमें पूछा गया नॉट, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक्चुअल में रीज़न है टर्जरी सेक्टर के इंप्रूव होने का। बी की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बढ़ने की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ये सारी की सारी चीज़ें भी बढ़ी है, तो इनकी वजह से भी हमारा टर्जरी सेक्टर इंप्रूव हुआ है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, बट इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। ये तो रीज़न है टर्जरी सेक्टर के इंप्रूव होने का। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल का यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। टूरिज़्म, दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, बाहर जाके खा रहे हैं, है ना, सिनेमा वगैरह में जाते हैं, तो ये सारा का सारा किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आ रहा है। तो लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से भी सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी सही बात है, बट इसमें पूछा कौन सा रीज़न नहीं है। देखो ये तीनों है तो साफ सीधी बात है आंसर 4 ही होगा, बट फिर भी मैं आंसर 4 बता देता हूँ। देखो इसमें एनएसओ की बात करी गई है जिसका टर्जरी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कुछ लिखा ही नहीं टर्जरी सेक्टर, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट कंडक्ट वो डेटा वगैरह की बात हो रही है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। अब फिर भी चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही एमसीक्यू बनाया तो मेरे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क,
are working in a lazy manner, are working less than what they are capable of doing, are not paid for their work। तो मैं बता दूं अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर है सी। जब कोई बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वो मतलब कम काम करे, उसी को कहते हैं जी अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट या सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एक ही में अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, तो अब समझ जाना कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। हम नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा। एक खेत में मान लो 10 बंदे हैं, वो 10 बंदे मिलके 100 किलो अनाज उगाते हैं। अगर उसमें 8 बंदे भी कर दिया जाए तब भी 100 किलो अनाज होगा। यानी जो 2 बंदे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, वो अपनी फुल कैपेबिलिटी से काम नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं तो प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ हो सकता था। पहली बात तो खेत है, वो कितना भी काम कर ले कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जब लोगों के काम करने का कुछ फ़ायदा ना हो और अपनी फुल कैपेबिलिटी से काम ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि उतना काम ही नहीं है खेत में, उतना काम ही नहीं है, 10 बंदों का काम ही नहीं है, तो फुल कैपेबिलिटी से कैसे काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा नीति आयोग है, सॉरी मैंने पहले ही आंसर बता दिया, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसका न्यू नेम जो है वो क्या है, तो वो जो नाम है वो नीति आयोग है, ठीक है। अब नीति आयोग यानी नीति की फुल फॉर्म आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, पता होनी चाहिए, आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो जो मनरेगा है वो 2005 में लॉन्च हुआ था। और थोड़ा सा और प्रिसाइजली आपको बता दूं तो 2005 सितंबर में हमारा मनरेगा लॉन्च हुआ था। क्या है मनरेगा, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा, बट मनरेगा की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रुपीज़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयड गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोनों जगह सेम ही लिखा है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नेशन कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो मैं बता दूं इसका आंसर है फिर डी, ठीक है। डी क्यों है, इसका आंसर डी इसलिए है क्योंकि मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसको नरेगा भी कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी कहते हैं, और यही 2005 सितंबर में आया था। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला गया था। पहले तो नीचे आ जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं जैसे मनरेगा का होगा ना फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो मनरेगा है 2005 में जो लॉन्च हुआ था उसको और किसी नाम से भी जानते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन या राइट टू इक्वालिटी। तो मैं आपको बता दूं मनरेगा जो है इसमें अब होता क्या मनरेगा, अब सुन लो। देखो गांव में जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती ना, तो उनको मनरेगा के तहत ये बोला जाता है कि जो भी इसके अंदर अप्लाई करेगा ना उसको साल के अंदर कम से कम 100 दिनों तक तो जॉब दी जाएगी, और अगर नहीं दे पाए तो उन 100 मान लो 100 में से 90 दिन ही दे पाए काम, तो जो 10 दिन है उसके जो पैसे हैं वो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो काम करे ना करे। इसी के कहते हैं मनरेगा, और ये राइट टू वर्क के अंडर आता है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है जी। आई होप आपको पता चल गया हो। अब आ जाते हैं जी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। ओके चलो, तो मनरेगा आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांता वर्क इन ऑफिस। जो कांता है ऑफिस में वर्क करती है, 9:30 से 5:30 की उनकी जॉब है। सैलरी उनको रेगुलर मिलती है, हर महीने मिलती है, और एडिशनल सैलरी मिलती है। प्रोविडेंट फंड ऐड वगैरह होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल बना रखे हैं वो फॉलो होते हैं। मेडिकल अलाउंस मिलता है उनको, ठीक है। कांता जो है वो संडे को ऑफिस की छुट्टी रहती है उनकी, पेड हॉलीडेज़ होते हैं उनके, ठीक है। और शी जॉइंड वर्क व्हेन शी, और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला तभी उन्होंने ज्वाइन किया। तो जो हमारी कांता है वो कौन से सेक्टर में वर्क करती है, वो मैम कौन से सेक्टर में वर्क करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अंडर एम्प्लॉयड सेक्टर में, या आपके नन ऑफ दीज। तो आपको देखो पढ़ के ही पता चल रहा है कि जो हमारी कांता है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। सब कुछ ऑर्गेनाइज है, देखो टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, पेड लीव है, सारे के सारे। तो हमारी जो कांता है, वो जो मैम है, वो कौन से सेक्टर में काम करती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे कांता के पड़ोस में एक पर्सन है जिनका नाम है कमल। वो डेली वेज वर्कर है, ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। 7:30 से स्टार्ट होती है, 8 बजे छुट्टी होती है इवनिंग में, और कोई अलाउंस नहीं मिलता उनको, ठीक है। डे के हिसाब, जिस दिन छुट्टी उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट पेड फॉर दी, जिस दिन काम नहीं करता उस दिन के पैसे नहीं मिलते, बता ही चुका हूँ। कोई पेड लीव नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम जाओ छुट्टी कर लो, हम आपके पैसे इंक्लूड, आज के पैसे नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं होता। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर, और जब उनको जॉब पे रखा गया था कोई लेटर वगैरह नहीं दिया गया था उनको। और ही आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, मतलब उनको कभी भी अगर बोल दिया जाएगा जी आप छुट्टी तुम्हारी
परमानेंट छुट्टी घर बैठो, तो उसे घर बैठना पड़ेगा। तो जो हमारे कांता नहीं होना चाहिए था, कमल होना चाहिए था। तो हमारा ये जो कमल है, ठीक है, वो कौन से सेक्टर में काम करता है ये आपको बताना है। ठीक है, हमारे जो कमल भैया हैं वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे जो कमल भैया हैं वो कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, अंडर एम्प्लॉयड सेक्टर में काम करते हैं, या नन ऑफ दीज में काम करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो हमारे कमल भैया हैं वो अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, साफ पता चल रहा होगा। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पता होगा, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाकर देखना, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और विद नोट्स है वो भी हैंड रिटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। एक मतलब एक तरह से आप जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो बताना है आपको, क्योंकि अंडर ऑर्गेनाइज जो है, जो नहीं है, तो ऑर्गेनाइज होगा, तो ऑर्गेनाइज बताना है आपको। फार्मर फील्ड पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। डेली वेज वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से उसे देखता है। हैंडलूम वीवर जो हो रहा है अपने घर पे काम कर रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर, या गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन वहाँ पर फॉलो नहीं हो पाते। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, हाँ जी, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब डॉक्टर को रखा गया होगा तो उसे लेटर दिया गया होगा अपॉइंटमेंट वगैरह का, ये सारी चीज़ें होगी, उनकी जॉब फिक्स होगी, ये सारे के सारा। वो अलग बात है कि वो अपनी जॉब से ज़्यादा काम करते हैं। हमारे डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, जितना उनको टाइम बोला जाता है उनसे ज़्यादा काम करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे नहीं होते ऐसी, मेरे को सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, बट कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो इसको प्रोफेशन नहीं लेते, अपनी ड्यूटी लेते हैं, तो उनको हेड्स ऑफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर नहीं है, ये बताना है आपको। पहली बात तो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है। कौन सा नहीं है वो पूछा है। फॉलो मिनिमम वेज रेट एक्ट, मिनिमम वेज रेट एक्ट भी फॉलो होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जॉब है लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, जॉब जो होती है वो लो पेड होती है और रेगुलर नहीं होती, ऐसा नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है। बट हमसे पूछा गया है कि कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं है, तो सही बात है, ये अनऑर्गेनाइज का है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं है, तो इसका आंसर है सी। फिर भी हम फोर्थ पढ़ेंगे, पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है, तो इसका आंसर सी होगा। ओके, देखो मेरे को पता चल चुका था इसका आंसर सी है, बट फिर भी मैंने डी पढ़ा, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसी गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू प्रोटेक्ट द वर्क अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे पढ़कर हमें ये लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा नहीं होगा इससे। गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर, अगर कर दे तो अच्छी बात है, हमारे उनके लिए अच्छा हो जाएगा अगर वर्किंग आवर वगैरह फिक्स कर दें, तो इससे तो प्रोटेक्ट होंगे, बट इसमें लिखा है नॉट वे टू प्रोटेक्ट। गवर्नमेंट जो है वो चीप और अफोर्डेबल उस पर एडुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह, फूड वगैरह प्रोवाइड करे वर्कर, तो अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, प्रोटेक्ट होंगे हमारे वर्कर। तो ये भी नहीं है क्योंकि नॉट पूछा है। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम अ न्यू लॉ जिसमें वो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम पेड लीव भी दे, जो ड्यू टू सिकनेस है वो भी दे हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर को, तो ये भी सही है, इससे भी फ़ायदा होगा, प्रोटेक्ट होंगे। प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट जॉब टू ईच एंड एवरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर, मतलब गवर्नमेंट जॉब देना हर ऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं सबको गवर्नमेंट जॉब देना। पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, और इससे प्रोटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब सबको, तो ये इम्पॉसिबल वाला पॉइंट है, सब में से यही पॉइंट है जो एकदम वेग है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ, रेलवे किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का या अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो जो रेलवे सेक्टर आपको पता है पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो जिस पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, उसी को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टाटा जो है फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तो इसका आंसर तो वैसे ही आपको पता होगा। टिस्को की जो फुल फॉर्म है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया।
ठीक है। इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर का फीचर नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होती है, ये भी सही बात है। मतलब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जॉब समझ लेना, गवर्नमेंट जो है सारी एसेट कंट्रोल करती है, ये भी बात सही है। मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है, बिल्कुल। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है उसका मोटिव पैसे कमाना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को बांटते हैं, किस बेसिस पे बांटते हैं? ओनरशिप, यानी वो कंपनी अगर गवर्नमेंट की है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, और प्राइवेट इंडिविजुअल के तो उसे प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे, तो वो ओनरशिप के हिसाब से बांटते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ, जिसमें हम नेचुरल उसका यूज़ करके, ठीक है, मतलब कॉमोडिटी का यूज़ करते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ किसकी? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की, या ऑल इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इसका आंसर आपको पता ही है, बी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर तीनों सेक्टर में से इंक्लूड करते हैं और फिर ही जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कर इन दी डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, जो भी वर्कर डैश सेक्टर में काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्जरी में काम कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते। तो आपको पता ही है, जो भी वर्कर टर्जरी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर वाले भैया हो गए, तो कुछ चीज़ बनाते थोड़ा ना, वो तो फ़ोन पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो ये आपका टर्जरी सेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो आंसर बताते बताते रह गया मैं, वैसे समझ आ ही गया होगा। द डैश प्रपोर्शन ऑफ द लेबर इन दी इंडिया इज़ वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो लार्ज हैं, स्मॉल है, पुअर है, रिच है। तो वो है जी लार्ज, बहुत लार्ज नंबर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया जाता है। पुअर पे कंफ्यूज मत होना, ये मैंने डाल दिया ऐसे ही, बट पुअर नहीं होगा, इसका आंसर लार्ज ही है, ठीक है। बेसिकली इसमें दो ही ऑप्शन लिखे थे, लार्ज एंड स्मॉल, ये आपका बुक के अंदर का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट मैंने इसमें दो और ऐड कर दिए, रिच और पुअर, तो इस पर मत जाना, इसका आंसर लार्ज ही है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है नेशन को? वो अपना प्रोडक्शन वगैरह करती है, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर वगैरह करती है गुड्स वगैरह का, जिससे क्या होता है? कंट्री की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, फ़ायदा होता है, कंट्री को डेवलप होती है कंट्री, तो इसका आंसर है सी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है? कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन या कल्टीवेटिंग शुगर केन, डायरेक्टली हम नेचर का यूज़ कर रहे हैं और गन्ना उगा रहे हैं, तो वो आपका पता ही है, आपको प्राइमरी सेक्टर में आएगा, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई डिड द गवर्नमेंट शिफ्ट इट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म टू द शॉर्ट टर्म प्रोग्राम टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट? लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाती थी, 25-25, 30 साल के प्रोग्राम बनाती थी, बट अब है ना गवर्नमेंट छोटे प्रोग्राम पे शिफ्ट हो गई है, वो 1 साल 2 साल 5 साल के प्रोग्राम बनाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेती है इम्प्लीमेंट होने में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है वो थोड़ा सही रहते हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा ईजिली हो जाता है मतलब। और देखो मान लो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर तो जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमने वो प्रोग्राम बनाया था लॉन्ग टर्म, वो धरा का धरा रह जाएगा अगर बोलेगी न्यू गवर्नमेंट की जी हम तो फॉलो नहीं करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेट प्रोवाइडेड, बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव्स, या आपका जॉइंटली एंड प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टिस्को है और जो रिलायंस है वो दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज़ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, कोऑपरेटिव नहीं है, और ना ही वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है, तो इसका आंसर होगा प्राइवेट कंपनी है सिर्फ वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नरेगा है उसमें कितने दिन की शेयर्ड गारंटी मतलब दी जाती है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है? तो नरेगा मनरेगा याद है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 सितंबर 2005 में जो आया था, उसमें 100 दिन की जो वेजेस है, मतलब 100 दिन का शॉर्ट वर्क दिया जाता है कि 100 दिन तक तो हम आपको वर्क देंगे ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1973 से लेकर 2003 में सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो ग्रो हुआ है वो कौन सा है? वो आपका टर्जरी सेक्टर है, पता ही है आपको, मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बिस्किट है,
ठीक है, बिस्कुट बोलते हैं कोई तो जो हमारे बिस्किट्स हैं वो जो कंज्यूमर के पास होते हैं वो इन दी मार्केट वो किस में आते हैं, फाइनल गुड्स में आते हैं, इंटरमीडिएट्स में आते हैं, गुड्स हैं या सर्विसेज है। तो मैं आपको बता दूँ फाइनल गुड्स है। बिस्किट किससे बनते हैं, फ्लोर से बनते हैं। फ्लोर कहाँ से आता है, गेहूँ। गेहूँ कहाँ पर उगता है, खेतों में। तो अगर हम सबको इंक्लूड करें जीडीपी में तो ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ फाइनल गुड्स यानी बिस्किट की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। ओके, चलो अब आ जाओ जी सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और यहीं पर मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अजर्शन और रीज़न करेंगे। और अजर्शन और रीज़न सॉल्व कैसे करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो, अजर्शन में एक लाइन लिखी होती है, रीज़न में एक लाइन लिखी होती है, दोनों में एक लाइन लिखी होती है। आपको अजर्शन और रीज़न दोनों को रीड करना होता है। फिर आपको ये देखना होता है, देखो अगर दोनों गलत हैं तो आएगा आंसर बोथ आर फॉल्स। अगर अजर्शन सही है रीज़न गलत है तो अजर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ फॉल्स। अगर अजर्शन गलत है रीज़न सही है तो आपको लिखना है कि अजर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। अगर दोनों ही सही है फिर आता है मज़ा, देखो ध्यान से सुनना। अगर दोनों ही सही है तो दोनों में कनेक्शन ढूंढना है, कनेक्शन मिल गया तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अगर कनेक्शन मिल जाता है तो, अगर कनेक्शन नहीं मिलता, दोनों अलग अलग लाइनें हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। सही तो दोनों है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ई होगा इसका आंसर। फिर मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम अजर्शन के। अजर्शन लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉयमेंट फिगर आर बेस्ड ऑन द डेटा टेकन फ्रॉम द 5-year सर्वे ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट कंडक्ट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और अब उसको बोला जाता है, नाउ इट इज़ नोन एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये बात एकदम सही है कि जो NSSO है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करती है और आज उसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है। ये बात सही लिखी हुई है, अजर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न रीड करते हैं, टर्जरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। क्या ये बात सही है? ये बात भी एकदम सही है। टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। बट अब सही तो दोनों, अब मैंने क्या कहा था, जब दोनों सही हो जाए तो कनेक्शन ढूंढो। अब आप खुद बताओ कि दोनों का आपस में कोई लेना देना है। यहाँ पर बात हो रही है सर्वे की, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ बात हो रही है सर्विस सेक्टर की। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर दोनों का आपस में लेना देना चेक कर रहा होता है ना, उसको एक लाइन में पढ़ते हैं। बट आपको तो देखो साफ ही पता चल रहा है, तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो अच्छे से। बट इसमें तो आपको पता चल रहा है कि दोनों में कनेक्शन नहीं है। लाइनें दोनों सही लिखी हुई है, अजर्शन और रीज़न, बट दोनों में कनेक्शन नहीं है। तो यानी बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, होगा इसका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कल्टिवेटिंग शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी जो गन्ना उगाया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्या बात सही है? ये बात सही है, एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है। रीज़न लिखा हुआ है कि व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्या बात सही लिखी है? बात एकदम सही लिखी हुई है। तो यानी दोनों लाइनें सही लिखी हुई है। अब कनेक्शन ढूंढते हैं और यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन को समझना, और यहीं बच्चे गलती करेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखो, वैसे मैं बता दूं इनमें कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। शुगर केन को उगाना प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो। क्या ये लाइन बन रही है? ये लाइन एकदम परफेक्ट बन रही है और आपने देखा होगा मैंने इन दोनों लाइनों का यूज़ किया है इसके अंदर। तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। दोनों सही भी और दोनों का आपस में लेना देना भी है, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजर्शन लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। रीज़न लिखा हुआ है टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, ये भी बात सही है। लाइनें तो सही लिखी हुई है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। ऊपर सेकेंडरी सेक्टर की बात की गई है, नीचे टर्जरी सेक्टर, ये तो दोनों अलग अलग सेक्टर है, तो साफ पता चल रहा है दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर फॉल्स, सॉरी बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड बाय द टोटल प्रोडक्शन इन द ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिवन व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जब हम तीनों सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी बोला जाता है। क्या बात सही है? करेक्ट बात लिखी हुई है एकदम। अजर्शन ट्रू है। रीज़न लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर।
ये लाइन गलत है। सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर थोड़ा ना बोला जाता है, उसको तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है, तो ये गलत है। तो यानी इस बार हमारा सिर्फ और सिर्फ अजर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अजर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as under unemployment, hence it is called disguised employment। ये disguised unemployment की definition लिखी हुई है, जो कि सही बात लिखी हुई है। ठीक है, बेसिकली disguised employment में हमें पता नहीं चलता कि बंदा सच में एम्प्लॉयड है भी या नहीं है। जैसे मैंने 10 का बात करी थी, तो अगर एक खेत में 10 बंदे काम कर रहे हैं और इसको 2 को कम भी कर दो, 8 कर दो, तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो यानी 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं, उनके वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड ही है, उनके काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बट हमें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो अजर्शन तो हमारा सही है। रीज़न की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। ये बात भी एकदम गलत लिखी है, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर बोला जाता है, तो यानी ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस बार क्या है, अजर्शन ट्रू है बट द रीज़न इज़ फॉल्स, या रीज़न रॉन्ग है, तो इसका आंसर भी होगा ए। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो वही कोई कांता वाला आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि कांता जी जो है हमारी मैम है, वो एक ऑफिस में वर्क करती हैं, 9:30 से 5:30 की जॉब है उनकी, सैलरी रेगुलर मिलती है, हर महीने मिलती है, पेड लीव है, गवर्नमेंट की सारी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होती है, सारे मेडिकल अलाउंस वगैरह मिलते हैं और सब कुछ है यहाँ पर। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उनको जॉब पे आते वक्त, और इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। कांता जो है, जो लेडी हैं, वो सही में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, चलो रीज़न लिखा हुआ है, दीज ऑल इज़ द फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब रीज़न लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे जो फीचर है, जो हमें कांता की ये स्टोरी पढ़ के पता चलता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर है। क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर है? नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर है, तभी तो हमारा अजर्शन ट्रू है। देखो यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यानी अजर्शन रॉन्ग, अजर्शन ट्रू है, इस बार रीज़न रॉन्ग है, तो वही हो गया, अजर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। ठीक है जी, हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वो हमें पता चल रहा है। बट साथ ही में जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यानी दोनों की ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, तो अजर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजर्शन और रीज़न की बात करते हैं। अजर्शन लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी नीड, हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम। रीज़न लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ड्रिवन। जो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारी चीज़ें नहीं बनाते। ये बात सही है, प्राइवेट जो है वो सारी चीज़ें नहीं बनाते। रीज़न लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का काम होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, मेन मोटिव उनका ये होता है। क्या बात सही है? ये बात भी सही है। देखो लाइनें दोनों सही लिखी हुई है, अब दोनों का आपस में कोई लेना देना है, तो मैंने आपको बताया था जब लेना देना चेक करना होता है तो एक ही लाइन में रीड कर देना है आपको। देखो जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वो सारी की चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि उनका काम प्रॉफिट कमाना होता है। वो उसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो यानी बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर इज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। क्या बात सही है? ये बात सही है। अगर आपने चैप्टर मेरे से समझा होगा, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा होगा, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चली होगी। देखो सबसे बड़ा शेयर प्राइमरी सेक्टर का है, टर्जरी सेक्टर का, बट ज़्यादातर लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रीज़न द डिमांड ऑफ सर्विस हैज़ इंक्रीड इमेंसली, मतलब इनॉर्मसली, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इनॉर्मसली इंक्रीज़ हुई है। क्या बात सही है? बात सही है। तो यानी लाइनें दोनों सही लिखी हुई है, बट क्या दोनों का आपस में लेना देना है? जो नहीं, ऊपर बात हो रही है प्राइमरी सेक्टर की, नीचे बात हो रही है सर्विस सेक्टर की, क्या लेना देना? बिना वो लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि दोनों को आपस में मिला के एक लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका आंसर है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कमल है
ठीक है। जो वही कांता का जो नेबर है, 7:30 से 8 की जॉब है, कोई अलाउंस नहीं मिलता, कोई पेड लीव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, और जब एम्प्लॉयर बोलेगा उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है? नहीं, जो हमारा कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ठीक है, तो यानी असर्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, रीज़न लिखा हुआ है कि सारे के सारे फीचर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। क्या सारे के सारे फीचर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के? बिल्कुल सही बात है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर है, तभी तो ये हमारे गलत हुआ था असर्शन। तो यानी इस बार हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीज़न ट्रू है, यानी इसका आंसर होगा बी। ओके, चलो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। क्या ये बात सही है? जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ये बात सही है, ये बात सही है। ऊपर हमने देखा था डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। असर्शन सही है। रीज़न करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ज़्यादातर रिसोर्स होते हैं, जो एसेट वगैरह होते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। क्या बात सही है? ये बात एकदम गलत है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ज़्यादातर रिसोर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, प्राइवेट उसके हाथ में होते हैं, ओनर वगैरह के हाथ में होते हैं। तो यानी हमारा असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। तो असर्शन इज़ ट्रू, यानी असर्शन करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी नीड, हाउएवर प्राइवेट। ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। ठीक है, बट आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इसमें भी क्या था कि हाँ, असर्शन और रीज़न दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। ठीक है, चलो यहीं पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ है, आप इतना रुके इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन देखे। बट पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे कुछ और भी चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक के बारे में तो बता दिया, बट इसके अलावा हमारा और भी चैनल है, जैसे एक यूनिक वर्ल्ड है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है। ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड वीडियो आती है। ऑल्दो मतलब एक ही वीडियो स्टूडेंट के साथ डाली है, 3 वीडियो होगी इस पर टोटल, तो आप देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और साथ ही में हमारा एक मेन पॉइंट स्टडी का भी यूट्यूब चैनल है, स्टडी से रिलेटेड है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आज 10th में हो। ठीक है, बट जो बच्चे लास्ट ईयर 10th में थे और आज वो 11th में है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्हीं की वजह से 77,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। ठीक है, 77,000 सब्सक्राइबर एक इमेजिनरी नंबर था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बट आज पूरे हो गए हैं, और वो भी उन्हीं बच्चों की वजह से। और मेरे को पता है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने अगर 77,000 कराए हैं तो आप 1,77,000 करवाओगे, मेरे को पूरा विश्वास है। ठीक है, और जितना सपोर्ट उनसे मिला उनसे ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना और जितना हो सके सपोर्ट करना। ठीक है, चलो, और साथ ही में हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, कुछ अपलोड नहीं किया, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना उसको। अभी तक कुछ डाला नहीं है, बट आई होप उस पर जल्दी कुछ डालूँ। अच्छा जी, अब सरप्राइज़ सुनो आपके लिए। ये जो सारे MCQ आपको दिख रहे हैं ना, आपको रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए होंगे, ये सही बात है। तो mainpointstudy.in एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं और सारे के सारे जो MCQ हैं वो मतलब कोई GP लिंक नहीं है, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे रिटर्न फॉर्मेट में, मतलब सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो PDF है सारी की सारी वहाँ मिल जाएगी। ओके, नोट्स की भी, तो उसको भी आप वेबसाइट वगैरह को देख सकते हो। आप चाहो तो वेबसाइट को शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हमारा एक क्लास 10th का टेलीग्राम चैनल है, टेस्ट वगैरह भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, जैसे मैंने बताया, तो उसको भी आप ज्वाइन वगैरह कर लेना। और साथ में आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चाहो तो हमको फॉलो कर सकते हो। मेन पॉइंट स्टडी का भी एक टेलीग्राम फेसबुक चैनल है, और मैंने अपना भी एक पर्सनल अकाउंट बना रखा है फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, भरत कुमार के नाम से है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।